हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। ये सिलेबस है, हमने मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इसको ब्रांचेस समझ लिए हैं। आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। ये ऊपर वाला जो सिलेबस है वो सेमेस्टर वाइज है, नीचे वाला जो सिलेबस है वो ईयर वाइज ओल्ड सिलेबस है। तो टॉपिक है मेथड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो मेथड ऑफ साइकोलॉजी मतलब क्या हुआ? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के कुछ मेथड्स हैं या कुछ तरीके हैं, उनको हम बोलते हैं मेथड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज टर्म्ड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना कि ह्यूमंस किस तरीके से बिहेव करते हैं। स्पेशल टूल्स प्रोसीजर्स हेल्प अस इन गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स सब्जेक्ट मैटर फॉर द एसेंशियल फैक्ट अबाउट द बिहेवियर। कुछ टूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ प्रोसीजर हैं, कुछ विधि हैं जिनके थ्रू हमको एसेंशियल डाटा मिलता है, फैक्ट मिलते हैं बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। कुछ टूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, यानी कुछ तरीके हैं, कुछ विधि हैं जिनके थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता लगाते हैं। दीज प्रोसीजर्स आर टर्म्ड एज द मेथड विच आर यूज टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। तो ऐसे प्रोसीजर जिनके थ्रू हमको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मालूम चलता है, ऐसे टूल्स, ऐसे प्रोसीजर्स, इनको हम मेथड बोलते हैं, जो कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। साइकोलॉजी मतलब क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो मेथड ऑफ साइकोलॉजी मतलब क्या हुआ? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के कुछ मेथड, कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता लगा लेते हैं या पता लगाते हैं। उनको हमने नाम दिया है मेथड ऑफ साइकोलॉजी। अब क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं? तो उसमें सबसे पहले है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है, ऑब्जर्वेशनल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, सर्वे मेथड है, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड है, जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड है। अब एक एक करके इनके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? सीधा रटना नहीं है ना। तो कोई भी शब्द आपके सामने नया आता है, हमको उस शब्द को तोड़ना है। हिंदी में था संधि छेद समास, शब्द को तोड़ के उसका मतलब निकालते थे। ठीक वैसे इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है, ये दोनों एक ही चीज़ है, सिनोनिम है, अलग अलग नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद का इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण करना, खुद का इंस्पेक्शन करना। और सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद का अवलोकन करना, खुद पे ध्यान देना, दैट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन और इंट्रोस्पेक्शन मेथड। यानी हम खुद को देखते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, अपने आप को देखना, एक ये मेथड होता है। क्या है इसमें, देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू लुक विद इन। ये साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है? टू लुक विद इन, खुद के अंदर देखना, खुद में झांकना, इंट्रोस्पेक्ट करना। कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि हमारी बातचीत हो रही है किसी से, बोले खुद के अंदर झांक के देख लो तुम कैसे हो। तो दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। खुद के अंदर झांक के देख लो कि हम कैसे हैं, हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। किसी से, हम जैसे घर वालों से, भाई बहन से, किसी से कुछ बहस होती है, हम लड़ते हैं, तो वो खुद हमसे बोलते हैं ना कि अपने अंदर झांक के देखो तुम किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तुम रूड हो, अच्छे से बात नहीं करते हो, बदतमीजी करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? खुद के अंदर झांकना। फिर हम अपना खुद के अंदर झांक के देखते हैं, मतलब खुद ऑब्जर्व करके देखते हैं अपने आप को कि यार कि ऐसा हम बोलते हैं क्या। तब हमको मालूम चलता है कि हाँ यार ऐसा बोल रहे हैं, यानी हमें खुद के बिहेवियर के बारे में मालूम चला। साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर, मेथड ऑफ साइकोलॉजी मतलब बिहेवियर को स्टडी करने के कुछ मेथड। तो हम क्या करते हैं? सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को देख के पता लगाते हैं हमारे बिहेवियर के बारे में। ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन। देखो फैक्ट बात तो ये है कि किसके अंदर क्या चल रहा है ये हम पता नहीं लगा सकते हैं।
ये पॉसिबल है ही नहीं कि कौन क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। Here the subject is asked to observe his own behavior and report the same which is analyzed to understand behavior। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हम हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है या हम हैं ऑब्जर्वर है, हमको देखना है सामने वाले पेशेंट का बिहेवियर असेस करना है, पता लगाना है, तो हम क्या करते हैं, उस पर्सन से ही बोलते हैं कि अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करो और हमें बताओ क्या महसूस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ताकि हम रिपोर्ट बनाकर रखें, लिखें और उसका बिहेवियर समझ पाएँ, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी कर पाएँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पर। अ पेशेंट आफ्टर एन ऑपरेशन मे बी आस्क्ड टू रिपोर्ट हाउ ही फील। एक कोई पेशेंट है, ऑपरेशन थिएटर से जस्ट बाहर आया है, होश में है वो, तो हम उससे पूछते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है। द पेशेंट विल ट्राई टू लुक विद इन एंड रिकॉल व्हाट हैपनिंग एंड हाउ ही इज प्रेजेंटली फीलिंग। दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प फॉर बेटर ट्रीटमेंट। अब पेशेंट से हमने पूछा कि कैसा फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है, तो पेशेंट अपने अंदर झांक के बताता है या खुद के बारे में सोचता है वो, और रिकॉल करता है। रिकॉल मतलब होता है याद करना, रिकॉल दोबारा कॉल करना, याद करना जो बीत चुका है उसको, या जो हमने पहले फील किया है, पढ़ा है उसको, तो रिकॉल करता है। वाट हैपन एंड हाउ ही इज़ प्रेजेंटली फीलिंग, कि उसके साथ क्या हुआ था और अभी मुझे को कैसा लग रहा है। मतलब मेरे साथ जो पेशेंट है वो सोचता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे अभी कैसा महसूस हो रहा है, फिर हमको बताता है कि वो डर लग रहा था उसको, अंदर गया था, मुझे फिर एसी भी रहता है ना ओटी में, तो मुझे थोड़ा ठंड लग रही है, और कुछ जिस भी पार्ट का ऑपरेशन हुआ हो तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसको वहाँ पे महसूस नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से वो हमको बताता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके, खुद का निरीक्षण करके। तो दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प फॉर बेटर ट्रीटमेंट। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन उसने हमको दी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके, तो ये हमारी हेल्प करती है बेटर ट्रीटमेंट करने में। क्योंकि पेशेंट को एंजाइटी है, बेचैनी है, तो हम उस हिसाब से उसको काउंसिल करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो पेशेंट का एंजाइटी लेवल भी कम होता है। पेशेंट के जो डाउट्स हैं वो बताता है हमको कि यार हमको पता नहीं चल रहा, मान लो जैसे उसके पैर का कुछ ऑपरेशन हुआ है, पता नहीं चल रहा है, महसूस नहीं हो रहा है पैर, तो हम बताते हैं कि हाँ भाई एनेस्थीसिया का असर है, अभी थोड़ी देर बाद, लगभग 1 से 1.5-2 घंटे बाद उसका असर कम होने लग जाएगा, तो आपको महसूस होने लग जाएगा, और जहाँ पे इंसिजन दिया है यानी कट दिया है वहाँ पे आपको पेन भी होगा, दर्द भी होगा। तो वो हम पेशेंट को बताते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम समझ के। अब ये हम कैसे समझ पाए, इंट्रोस्पेक्शन मेथड से। अब हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर जितने भी मेथड्स हैं उनके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज यानी कि मेरिट देखते हैं क्या है, और डीमेरिट देखेंगे यानी क्या नुकसान है। इंट्रोस्पेक्शन इज़ फंडामेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी, ये सबसे बेसिक मेथड होता है साइकोलॉजी का, ये इसका एडवांटेज है। इंट्रोस्पेक्शन गिव अस डायरेक्ट, इमीडिएट एंड एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ आवर ओन मेंटल प्रोसेस। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या करता है, हमको हमारे ही मेंटल प्रोसेस का, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसका सीधा, तुरंत और एग्जैक्ट वही का वही इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हमको मिल जाता है। ठीक है, जैसे पेशेंट, मान लो कि हमने किसी से बोलते ना कि जाओ, कोई आपके यहाँ पे जूनियर स्टाफ है, आपने उसको बोला, आप सीनियर स्टाफ है, आपका कोई जूनियर स्टाफ है, आपने बोला कि जाओ उस पेशेंट से पूछ के आओ क्या बोल रहा है। अब ये पूछने गए और वापस आए, वापस आने में 2 लोगों से और मिल लिए, आधा भूल गए, आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिली। तो इंट्रोस्पेक्शन में जब हम सामने वाले व्यक्ति से कुछ पूछते हैं, सामने वाले पर्सन से कुछ पूछते हैं, तो एक तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई बीच में नहीं है, इमीडिएट मतलब तुरंत, जैसे हमने बोला कैसा फील कर रहे हो, उसने तुरंत सोचा, तुरंत बता दिया, तो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और एग्जैक्ट नॉलेज मिलता है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके मेंटल प्रोसेस का या हमारे मेंटल प्रोसेस का। इंट्रोस्पेक्शन मतलब एक्चुअली होता है खुद में झांकना, तो हम हमारा पता भी लगा सकते हैं या हम सामने वाले से पूछ सकते हैं थेराप्यूटिक तरीके से। इट इनेबल अस टू फुल्ली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसके थ्रू हम पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि किसी पर्सन का बिहेवियर कैसा है या वो क्या महसूस कर रहा है।
दिस मेथड इज इनएक्सपेंसिव, ईजी, डज नॉट रिक्वायर एनी apparatus और लेबोरेटरी। अब इस मेथड में एक तो इनएक्सपेंसिव है, कोई खर्चा नहीं हो रहा है, ईजी है, आसान है, कोई स्पेशल लैब, कोई स्पेशल apparatus मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा पूछा आंसर मिल गया, खत्म काम। अब देखते हैं डीमेरिट यानी क्या क्या नुकसान है या क्या डिसएडवांटेज है। दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन और एनिमल और मेंटली रिटार्डेड पीपल बिकॉज दे कैन नॉट इंट्रोस्पेक्ट। अब इस इंट्रोस्पेक्शन मेथड का, जिसमें हम खुद का दिमाग यूज़ करके खुद के बारे में सोच के पता लगाते हैं खुद के ही बिहेवियर का, इंट्रोस्पेक्शन, इस मेथड का यूज़ हम बच्चों पे नहीं कर सकते हैं छोटे। अब 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का बच्चा है, वो आपकी बात समझेगा ही नहीं, इंट्रोस्पेक्शन कैसे करेगा। एनिमल, उनको नहीं बोल सकते हम इंट्रोस्पेक्शन करके बताओ, खुद के अंदर झांक के बताओ। मेंटली रिटार्डेड पीपल, जो एमआर होते हैं, मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं, वो उनमें भी सोचने समझने की क्षमता या शक्ति नहीं होती है, तो हम उनके ऊपर भी इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके नुकसान है कि भाई हम बच्चों पे, जानवरों पे और मेंटली रिटार्डेड पीपल पर उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ प्योरली अ प्राइवेट अफेयर एंड कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अदर ऑब्जर्वर। अब ये इंट्रोस्पेक्शन क्या है, एक प्राइवेट अफेयर से मतलब होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ वो तो क्या सिर्फ मुझे ही मालूम है ना। तो अगर मैं जो सोच रहा हूँ वही का वही आपको बता रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसको कौन वेरीफाई कर पाएगा, कोई पता नहीं लगा पाएगा इसका। तो वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन आके सही या गलत नहीं बोल सकता है कि यार नहीं ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो एक प्राइवेट है, प्राइवेट थिंग है ये, और कोई थर्ड पर्सन इसको वेरीफाई नहीं कर सकता है कि ये सही है या गलत है, कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये जो महसूस कर रहा है वही बता रहा है या कुछ गलत बता रहा है। In many cases, the patient may not have the insight to know about their condition and or language to describe them accurately. अब कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को सही इंसाइट ही नहीं मिल पाता है कि मुझे क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, या कुछ उसको जो महसूस हो रहा है उसको शब्द नहीं मिलते हैं कि मैं कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ उसके बारे में। अब जैसे अपन बोलते हैं ना पेन, पेन मतलब दर्द। अब दर्द की भी वैरायटी होती है, काफ़ी अलग अलग प्रकार का पेन होता है। अब जैसे किसी को शायद आप लोगों को याद हो, आप बचपन में भी खेले हों, तो कुछ वो लकड़ी की फांस या कांटा अंदर घुस जाता था, रह जाता था और अंदर ही, तो फिर उसमें पस फॉर्मेशन होता था और अजीब सा वो पल्सेटिंग पेन होता है, जैसे पल्स होती ना, पल्स आती है हमारी, ठीक वैसे ही वो पेन होता है, पल्स के जैसा, पल्सेटिंग पेन बोलते हैं उसको। तो वो एक नया टाइप का पेन, मतलब ऐसा बीच बीच में कुछ हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसको ये पहली बार हुआ है, छोटे बच्चों को या पर्सन को, तो वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते कि वो मतलब महसूस तो कर रहे हैं, उनको मालूम है, लेकिन सही शब्द नहीं मिलते हैं कि वो अपनी कंडीशन को कैसे बता पाएँ। तो एक ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। फिर है ऑब्जर्वेशनल मेथड, ये सेकंड मेथड है। ऑब्जर्वेशनल मेथड मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना। वहाँ पे क्या था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद का अवलोकन करना। यहाँ पर है ऑब्जर्वेशनल मेथड, यानी कि किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं हम, देखते हैं। ऑब्जर्वेशन इज the object method of studying the behavior of individual. It consists of perception of an individual behavior under natural condition. It analyze interpretation by the observer. In this method the observer observe and collect data. इसमें क्या है कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, ना हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, हम बस सामने वाले पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं नेचुरल कंडीशन में। कुछ हमने स्पेशल कंडीशन भी नहीं डाली हैं, बस नेचुरल कंडीशन है और हम उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, एनालाइज करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मतलब होता है अनुवाद करना, उसका मतलब निकालना। तो एनालाइज करेंगे, नोट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और अपना जो भी इस मेथड के थ्रू जो भी ऑब्जर्वर है वो क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है और ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है, देखता रहता है बस।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन द हॉस्पिटल नर्स मेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन रेस्टलेसनेस etc टू अंडरस्टैंड द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अब जैसे आप हॉस्पिटल गए, ड्यूटी है आपकी, आपके पास पेशेंट का असेसमेंट करने के लिए आपको बोला गया है। आप गए पेशेंट के सामने, उसके बेड के सामने, आपने उसको देखा, मतलब कुछ पूछा नहीं अभी आपने, सिर्फ आपने देखा। अब हमको फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी पर्सन के मन में क्या चल रहा है, ये हमको चेहरे से दिख जाता है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं पेशेंट घबराया हुआ है, रेस्टलेस दिख रहा है, थका हुआ लग रहा है, तो कैसा दिख रहा है वो हम ऑब्जर्व करते हैं और उसको नोट करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। पेशेंट से हम पूछते हैं कि कैसा फील कर रहे हो, तो पेशेंट खुद के अंदर झांक के हमको बताता है कि कैसा महसूस हो रहा है। तो वो गया सेल्फ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं उसको, बस हम देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि वो कैसा दिख रहा है। स्टेप्स इन ऑब्जर्वेशन मेथड, कुछ स्टेप हैं। बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करते हैं, बिहेवियर को नोट करते हैं, जैसे अभी फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बात करी हमने। ऑब्जर्व करेंगे, नोट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और बिहेवियर को एनालाइज करेंगे। इंटरप्रेट मतलब उसका अनुवाद करेंगे और एनालाइज करेंगे, पता लगाएंगे। और जनरलाइजेशन, अब इसके भी कुछ फ़ायदे नुकसान। इट इज़ इकोनॉमिकल, नेचुरल एज वेल एज फ्लेक्सिबल। इसमें भी पैसा नहीं लग रहा है, नेचुरल है, कुछ हमने स्पेशल टूल्स यूज़ नहीं करे हैं, कुछ स्पेशल सेटअप नहीं बनाया है, और फ्लेक्सिबल भी है। अभी कर लिए, कल कर लिए, जब मौका मिला तब कर लिए, जब ज़रूरत पड़ी तब कर लिए। द डेटा विच इज़ स्टडीड थ्रू ऑब्जर्वेशन कैन बी एनालाइज्ड, मेजर्ड, क्लासिफाइड एंड इंटरप्रेटेड। और जो भी डेटा हम स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उसको एनालाइज किया जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, क्लासीफाइड किया जा सकता है, इंटरप्रेट किया जा सकता है। रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड। अब यहाँ पर जैसे आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन में कोई वेरिफिकेशन नहीं कर सकता था कि सही है कि गलत, लेकिन यहाँ पर एक वेरिफिकेशन हो सकता है। जैसा कि आप ऑब्जर्वेशन करने गए, मैं आपको लेके गया कि आपको चलो पेशेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व करो, आपने उसको देखा और रिपोर्ट बनाई, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया, एक रिपोर्ट बनाई। तो मैं भी हूँ ना वहाँ पे, तो वो रिपोर्ट चेक करके मैं बता सकता हूँ कि आपने सही रिपोर्ट बताई है नहीं बताई है, या सही रिपोर्ट बनाई कि नहीं बनाई आपने। तो जो रिजल्ट है उसको वेरीफाई किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन मेथड इज क्वाइट सूटेबल फॉर ऑब्जर्विंग डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक लाइक चिल्ड्रंस हैबिट एंड इंटरेस्ट। अब ये जो मेथड है इसका हम अलग अलग, जैसे जितने भी मेथड है ना साइकोलॉजी के, ये हम बस एक एग्जांपल देके बता रहे हैं कि यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ वही जगह यूज़ नहीं है, या सिर्फ उन्हीं जगहों पे इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। इन मेथड का हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ना, इसका हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों के इंटरेस्ट और हैबिट को पता लगाने में। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं, छोटे से बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उनकी क्या हैबिट है, इसका पता लगाने के लिए हम ऑब्जर्वेशन मेथड करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनको हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए खेलने के लिए, तो कोई बैट बॉल लेके ही खेलता है कोई बच्चा, तो हमको एक आइडिया मिलता ना कि ये इसका हैबिट या इंटरेस्ट का है, में स्पोर्ट में है, ठीक है। वहीं कोई बच्चा एक ब्लॉक्स जो आते हैं ना, जोड़ जोड़ के कुछ बिल्डिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ब्लॉक्स में लगा रहता है, तो हमको आइडिया मिलता है इसका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, ब्लॉक्स बना रहा है, कंस्ट्रक्शन में इसका इंटरेस्ट है, मतलब ये लाइफ में अगर सिविल इंजीनियर बनता है, जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो ये इंटरेस्ट का काम है इसके, अच्छा परफॉर्म करेगा। एक्चुअली होता क्या है कि जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है वही काम हम करते हैं, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों की हैबिट्स, इंटरेस्ट का पता लगा सकते हैं। पता लगाने के बाद उनका कैरियर काउंसलिंग करा के उनको उस कैरियर में भेज सकते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रहें, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन मेथड का
यूज़ कर सकते हैं हम बच्चों के डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी हैबिट क्या है, उसका पता लगाने में। द इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ मदर और फादर or both on the child development can be determined properly through observing the development of such deprived children। अब कोई बच्चे के मम्मी नहीं है या पापा नहीं है, इसका उस बच्चे के डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ेगा, ये अगर हमको पता लगाना है तो हम इस प्रकार के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। क्या नुकसान है इसके? देर आर चांस ऑफ सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग और ऑल्सो प्रिजुडिस ऑफ ऑब्जर्वर। अब जो ऑब्जर्वर है वो थोड़ा पक्षपाती हो सकता है, ये इसकी डीमेरिट है। मतलब जो रिपोर्ट बना रहा है, बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है, अगर वो थोड़ा पक्षपाती हो, सही रिपोर्ट ना बनाए, तो एक ये इसका नुकसान है। हालांकि वेरिफिकेशन हो सकता है इसमें, लेकिन एक नुकसान है कि भाई जो रिपोर्ट बना रहा है वो सही रिपोर्ट ना बनाए। समटाइम टू ऑब्जर्व द नेचुरल बिहेवियर ऑब्जर्वर में हैव टू स्पेंड मोर टाइम एनर्जी एंड मनी। अब यहाँ पर क्या है कि जो नेचुरल बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी समय, पैसा और एनर्जी लगानी पड़ सकती है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हम एक नेचुरल कंडीशन में होते हैं ना, तो हमारा बिहेवियर अलग तरीके से होता है। वहीं अगर कोई हमको देख रहा है, अगर हम किसी पर्सन के सामने हैं, तो हमारा बिहेवियर एकदम अलग हो जाता है। जैसे हर घर में बच्चे रहते हैं ना, कि घर में एक अलग ही बिहेवियर चल रहा है, फिर कोई मेहमान आ गया तो एकदम चुप हो गए, हमने बोला कि चलो पोएम सुना दो, तो बैठे हैं कुछ बोले नहीं रहे, जबकि आता सब कुछ है। अकेले में बहुत उधम मचाते हैं लेकिन सबके सामने चुपचाप हो जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि नेचुरल बिहेवियर जो है उसको ऑब्ज़र्व करने में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि जब अगर कोई सामने है तो वो नेचुरली बिहेव तो नहीं करेगा उसके सामने, किसी पर्सन, दूसरे पर्सन के सामने। तो यहाँ पर टाइम, एनर्जी और मनी लग सकती है। इट लैक्स रिपीटेबिलिटी एज ईच नेचुरल सिचुएशन में अगर ओनली वंस। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, एक समस्या और है कि रिपीटेबिलिटी नहीं होती है। रिपीटेबिलिटी मतलब क्या होता है? देखो हम बोलते हैं ना कि जो समय, अभी जो समय चल रहा है ना, ये गुजर जाएगा, तो ये समय तो दोबारा नहीं आएगा। अभी हम कहाँ बैठे हैं, किस से बात कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी क्या एज है, ये जो समय निकल गया ना, ये दोबारा नहीं आएगा। तो रिपीटेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि हर नेचुरल सिचुएशन जो है वो एक बार ही आती है, फिर उसके बाद दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है। तो यहाँ पर रिपीटेबिलिटी नहीं है कि मतलब जो अभी हमने नोट किया ना पेशेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व करके, ज़रूरी नहीं है वो अगली बार सेम ही बिहेवियर करें, वैसा ही करें। तो ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बाद अब है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब क्या होता है? इसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ प्रयोग कर रहे हैं। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बताऊं आपको, बिग बॉस। बिग बॉस में क्या है, कुछ ह्यूमंस, इंसानों को उन्होंने एक अंदर बंद कर दिया है। बंद कर दिया मतलब वो एक कैंपस है ना, उससे बाहर तो नहीं जाते हैं वो लोग, ऐसा तो हमको दिखाया जाता है ना। अब है नहीं कि नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन एक कैंपस है, एक बड़ा सा घर है जिसमें वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको बंद किया हुआ है। मतलब वहाँ पे अंदर वो घूम फिर सकते हैं, सब कुछ है, बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि बंद किया हुआ है। तो एक बिल्डिंग में है, एक घर में है, वो लोग बड़े से घर में हैं। अब उनको समय समय पर कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। टास्क मतलब होता है कुछ काम करने के लिए दिया जा रहा है, कुछ गेम्स खेलने के लिए दिया जा रहा है। तो होता क्या है, कई बार जैसे कोई सेलिब्रिटी है और हमको वो पसंद है, हमें अच्छा लगता है, तो हम उसके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं कि यार ये बढ़िया, बिहेवियर भी अच्छा ही होगा इसका, बढ़िया इंसान है। लेकिन जब वही पर्सन बिग बॉस में आता है और वो अजीब वियर्ड तरीके से बिहेव करता है, लड़ाई खड़ा करता है, गालियाँ देता है, तो हमको बड़ा अजीब लगता है देखने में। और वो उसका
एग्जैक्ट बिहेवियर है, नेचुरल बिहेवियर है, वो एक्चुअली में ऐसा ही है, लेकिन हमको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं और वो अजीब बिहेव कर रहा है। हम अपनी धारणा बना लेते हैं उसकी कोई मूवी या उसके कोई सीरियल को देख के कि मूवी में उसका कैरेक्टर कैसा था, अच्छा था, तो हमको लगता है अरे पर्सन भी अच्छा ही होगा, लेकिन वो तो एक एक्टिंग कर रहे हैं ना वहाँ पे। तो बिग बॉस में क्या है, ये इसको हम एक एग्जांपल ले सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू। हम एक सेटअप में पर्सन को रखते हैं, कुछ टास्क देते हैं, तो वो टास्क उनको जीतना रहता है। उसके लिए वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका नेचुरल बिहेवियर बाहर आ जाता है। ये होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। इसको सबसे ज़्यादा साइंटिफिक या ऑब्जेक्टिव मेथड कहा जाता है। साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मतलब ये हो गया कि भाई जो हम पता लगाना चाह रहे हैं वो हम, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कुछ हमारे लक्ष्य, एम, गोल, तो हमको जो पता लगाना है वो हम पता लगा ही लेते हैं। इन साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल study is used to study the cause and effect relationship. To study the cause and effect relationship, the psychologist use objective observation under controlled condition to observe action or behavior of individual. तो जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो एक कंट्रोल कंडीशन में होते हैं, मतलब जो भी कंडीशन है या सेटअप है वो हमारे कंट्रोल में होता है। और यहाँ पर अपन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पता लगाते हैं। कॉज और इफेक्ट मतलब क्या होता है कि कोई कारण या कोई घटना, उसका क्या असर होता है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, उसका पता लगाते हैं। जैसे कि अगर अपन एक स्मोकर ग्रुप है, मतलब दो ग्रुप बनाए अपन ने, एक है जो स्मोकिंग करते हैं, एक जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। अब अलग अलग सेटअप में उनको रखा और कुछ टास्क उनको परफॉर्म करने के लिए दिए। जैसे कि मान लेते हैं अपन हमने उनको कुछ फिजिकल टास्क करने के लिए दिया। फिजिकल टास्क मतलब रनिंग करना है या जॉगिंग करना है या कौन कितनी देर एक्सरसाइज कर पा रहा है, एक टास्क परफॉर्म करने के लिए हमने दिया। तो दो ग्रुप हैं, एक है स्मोकर, दूसरा है नॉन स्मोकर, एक जो स्मोकिंग करता है, एक स्मोकिंग नहीं करता है। तो हमने देखा कि जो नॉन स्मोकर ग्रुप होता है ये थोड़ा लेट थक रहा है, देर से थक रहा है, ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर पा रहा है, लेकिन जो स्मोकर ग्रुप है वो जल्दी थक जाता है या जल्दी थक रहा है। तो स्मोकिंग एक कॉज हो गया, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी हेल्थ पे, ये हम पता लगा रहे हैं इसके थ्रू। तो ठीक ऐसे ही अलग अलग कारण हैं और उनका क्या असर पड़ता है उसका पता लगाने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड 2% द एक्सपेरिमेंटल एंड द सब्जेक्ट और द पर्सन हुज बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड। कम से कम दो लोगों की रिक्वायरमेंट है, एक तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होना है, यानी कि जिसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। एक्सपेरिमेंटेशन शुड बी डन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही करते हैं, जो नॉन लिविंग या निर्जीव हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ऑल एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। और जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वहाँ पर जो सिचुएशन हमने क्रिएट की है वो सब हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके कंट्रोल में होना चाहिए। अब क्या फ़ायदे हैं, एक तो साइंटिफिक मेथड है, मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ फिनोमेना, जो भी सिचुएशन है, कंडीशन है, वो हमारे कंट्रोल में होती है। रिपीटेशन पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि जो कंडीशन हम क्रिएट करेंगे उसमें जो पर्सन आएंगे वो सेम एक्ट, सेम बिहेवियर कर सकते हैं या करेंगे। कुछ डीमेरिट, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ साइकोलॉजी कैन नॉट बी स्टडीड बाय दिस मेथड एज वी कैन नॉट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। अब साइकोलॉजी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम इस मेथड के थ्रू नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते नहीं फिरते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। हैंडलिंग ऑफ दिस मेथड डिमांड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। इन एब्सेंस ऑफ सच एक्सपर्ट दिस मेथड इज नॉट फंक्शनल। अब ये बहुत महंगा मेथड होता है, क्योंकि आपको एक सेटअप तैयार करना है,
कंडीशन क्रिएट करनी है, सिचुएशन क्रिएट करनी है, तो इसके लिए एक तो बहुत महंगा पड़ जाता है। फिर वो जिन जिन का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, ग्रुप में करना है, सिंगल करना है, उनको लेके आओ, तो एक तो बहुत महंगा पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत समय भी लगेगा इसमें, क्योंकि आप पहले तो अपना खुद दिमाग लगाओगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कंडीशन क्रिएट करने के लिए, क्या पता लगाना है वो सोचने के लिए, और सेटअप तैयार करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो बहुत महंगा भी है और टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपर्ट लोगों की रिक्वायरमेंट है, हर कोई थोड़ी कर पाएगा इसमें। जैसे ऑब्जर्वेशन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन में था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में क्या, हमने पूछा उन्होंने बता दिया, ऑब्जर्वेशन में हमने देखा और लिख दिया। लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपर्ट लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर वो नहीं है ऐसे एक्सपर्ट, तो ये मेथड फंक्शनल ही नहीं, फिर तो हम कर ही नहीं पाएंगे, इस मेथड को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। इट कैन नॉट ऑलवेज बी यूज्ड स्पेशली इफ़ एक्सपेरिमेंट माइट बी डेंजरस और टू द सब्जेक्ट। अब ये भी कंडीशन है एक कि इस मेथड को हम हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हो सकता है वो जो सब्जेक्ट मतलब होता है वो पर्सन जिसके ऊपर हमको एक्सपेरिमेंट करना है, कि उस पर्सन के लिए डेंजरस हो, ख़तरनाक हो, तो इसलिए हम हमेशा इसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सर्वे मेथड। सर्वे मतलब होता है ना सर्वेक्षण करना, जा जाके पता लगाना, जैसे चुनाव आता है सर्वेक्षण होता है, या कोई भी योजना होती है तो सर्वेक्षण होता है कि इसको ज़रूरी है या नहीं है, रिक्वायरमेंट है नहीं है, ठीक वही चीज़ होती है सर्वे करना, पता लगाना। अब सर्वे में होता क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि अब यूट्यूब आप चला रहे हैं अगर, या यूट्यूब चलाते हैं आप, तो बीच बीच में एक उसमें आता ना कि टेक पार्ट इन दैट सर्वे, और फिर उसमें 4-5 ऑप्शन है, आपको एक कोई लॉक करने के लिए बोलते हैं, वो करते हैं आप, फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है। ठीक वैसे ही अगर हम कहीं पे जाते हैं घूमने फिरने, तो आपके गूगल मैप पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप इस प्लेस को आपने विज़िट किया, उसके बारे में कुछ आंसर करना चाहते हैं, तो अगर हम यस करते हैं तो फिर एक के बाद एक क्वेश्चन आते जाते हैं कि व्हील चेयर असेसेबल पार्किंग है, व्हील चेयर असेसेबल एंट्री है, व्हील चेयर वाला टॉयलेट है, अगर कोई होटल में गए होंगे तो फूड हाइजीनिक था या नहीं था। तो इस तरीके से डेटा मतलब कुछ डेटा कलेक्शन करने के लिए वो सर्वे करते हैं। टेलीफोनिक सर्वे भी होता है, कई बार हमको कोई मार्केटिंग कंपनी या टेली इनकी कॉल आते हैं। फेस टू फेस सर्वे भी होता है, हम घर घर जाके लोगों से मिलते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। पेपर सर्वे भी होता है। तो पेपर सर्वे मतलब क्या होता है कि हम किसी को पेपर दे देते हैं, उसको बोलते हैं कि इसमें टिक कर दो कि आपको जो लग रहा है वो क्या नहीं है क्या नहीं है। जैसे कई बार होता है ना फीडबैक फॉर्म होते हैं, फीडबैक फॉर्म मतलब क्या होता है कि कोई भी सर्विस आपने ली, आप किसी हॉस्पिटल में, मान लो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे भर्ती हुए, जब डिस्चार्ज होते हैं तो आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है कि आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो उस पर टिक कर दीजिए। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज रहता है कि आपका एडमिशन प्रोसीजर कन्वीनियंट था कि नहीं था, स्टाफ का बिहेवियर कैसा था, फिर आप ड्यूरिंग एडमिशन आप जब भर्ती थे तो नर्सिंग स्टाफ का बिहेवियर कैसा था, डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था, जो डाइटिशियन थे उनका बिहेवियर कैसा था, या जो क्लीनलीनेस वाले स्टाफ थे, साफ़ सफाई करने वाले स्टाफ थे, उनका बिहेवियर कैसा था। फिर कैंटीन का एक आ जाता है कि भाई कैंटीन में फूड, कैंटीन का जो फूड था वो आपको कैसा लगा, कैसा था, अच्छा था, बुरा था, या कुछ कमी थी तो उसमें नोट डाउन कर दो। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमको एक लार्ज ग्रुप से, मतलब जब हमको बहुत बड़े लार्ज ग्रुप से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, उनका बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, तब अपन ये सर्वे मेथड यूज़ करते हैं। क्योंकि सर्वे ऐसा नहीं होता कि एक जन के पास गया सर्वे हो गया, 2 जन के पास गए सर्वे हो गया। सर्वे के लिए हमको एक बड़े ग्रुप के पास जाना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक भाई एक शहर है, वहाँ पर उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, हमें उनको पता लगाना है, तो क्या करें, हमको इतने सारे लोगों से मिलना रहेगा। तो अब कई ये पॉसिबल भी नहीं है कि भाई फेस टू फेस सबसे मिल पाएँ। तो आजकल जो नए नए टूल्स आ गए, सोशल मीडिया है, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, कॉल करके हम सर्वे कर सकते हैं। लेकिन पहले ये होता था कि भाई घर घर जाके लोगों से मिलना रहता था। अब आजकल वो समय बदल गया है, टाइम बदल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई नहीं आ रही है उस हिसाब से। तो ये सर्वे मेथड होता है। ऑल प्रॉब्लम्स इन साइकोलॉजी कैन नॉट बी स्टडीड बाय द एक्सपेरिमेंट और अदर मेथड। Some problem like study of opinion, attitude, healthcare need can be studied by means of survey method. This is commonly employed in social psychology. अब साइकोलॉजी की सारी प्रॉब्लम्स को हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से, ऑब्जर्वेशन मेथड से, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड से तो यूज़ नहीं कर सकते ना।
अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक बड़े ग्रुप की। बड़े ग्रुप का बिहेवियर असेस करना है, पता लगाना है कि ये पूरा जो ग्रुप है एक एरिया का, यहाँ पर 10,000 लोग हैं, 15,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं, इन लोगों की क्या सोच है, इन लोगों का कैसा क्या बिहेवियर है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके तो नहीं पूछेंगे ना सबसे कि कैसा फील कर रहे हैं आप, या हम ऑब्जर्व करते फिरें, या फिर हम एक सिचुएशन में डालेंगे। इतने सारे लोग कहाँ डालोगे आप, बहुत महंगा पड़ जाएगा सेटअप बनाना एक्सपेरिमेंटल मेथड में। तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि स्टडी ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन मतलब होता है राय, है ना। तो लोगों की क्या राय है उसके बारे में पता लगाना है, उनका क्या एटीट्यूड है, उनकी क्या हेल्थ केयर नीड है, उनकी क्या प्रॉब्लम है। हेल्थ केयर नीड मतलब स्वास्थ्य से संबंधित उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरत है उनको। तो उस सब का पता लगाने के लिए हम सर्वे मेथड का यूज़ करते हैं। और एक कॉमनली एम्प्लॉयड, दिस मेथड इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड इन सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में इसका हम कॉमनली यूज़ करते हैं। जैसा कि एक शहर है, वहाँ पे पानी की समस्या है। अब हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, सर्वे करवा देते हैं नगर निगम के थ्रू कि भाई जाओ पता लगाओ। अब अलग अलग तरीके से नगर निगम के ऊपर है किस तरीके से कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, टेलीफोनिक कर रहा है, फेस टू फेस कर रहा है, या पेपर सर्वे कर रहा है। तो उसके थ्रू पता लगा लेता है कि भाई पानी कैसा आ रहा है या और कोई समस्या है। तो बहुत सारे लोग हमको आंसर कर देंगे पानी अच्छा नहीं आ रहा है, साफ़ नहीं आ रहा है। हमको डेटा मिल जाएगा, हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उसका पता लगाने के लिए, एक बड़े ग्रुप का प्रॉब्लम या राय पता लगाने के लिए अपन सर्वे मेथड का यूज़ करते हैं। द सर्वे मेथड इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय यूजिंग क्वेश्चनर, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एंड इंटरव्यू। अब सर्वे मेथड का हम यूज़ करते हैं एक बड़े ग्रुप से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चनर है। क्वेश्चनर मतलब क्या होता है, 4-5-6 क्वेश्चन है बना दिए हमने, उसमें ABC या ABCD करके हमने कुछ आंसर बना दिए, उन पर टिक करवा लिया। चेकलिस्ट होता है, क्वेश्चन डाल दिए हैं और उसमें रेटिंग करने के लिए अपन ने दे दिया या टिक करने के लिए दे दिया। या इंटरव्यू मतलब वो तो फेस टू फेस हो गया सबका। तो कई बार ऐसे देखा होगा ना आपने, ये न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, ये क्वेश्चन है, उसके 5 आंसर हैं, उसमें से एक पे टिक कर दो। उन 5 आंसर के 0 से लेके 5 तक नंबर है या 4 तक नंबर है। फिर एक अगला क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है। फिर उसमें लास्ट में लिखा रहता है कि अगर आपका टोटल स्कोर इतने से इतना तक है तो उसका आंसर ये मतलब ये है, इतने से इतना स्कोर है तो उसका एक कुछ अलग चीज़ लिखी है। तो एक ये भी होता है। तो ये ही रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट या क्वेश्चनर होते हैं, इनके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं। या जो ऑनलाइन सर्वे आपने कभी कभी फिल किया होगा, गूगल वाला जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें भी सेम रहता है। एक क्वेश्चन है, 4-5 आंसर रहते हैं, उसको टिक करते जाते हैं तो हमको डेटा मिल जाता है। अब भाई क्या फ़ायदे हैं इसके, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी कलेक्टेड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम समय में बहुत ज़्यादा डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सन का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नुकसान क्या है, बिहेवियर इज़ नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। अब इसमें डायरेक्ट बिहेवियर तो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, जैसा अपन सेल्फ ऑब्जर्वेशन में कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन में कर रहे थे, या एक्सपेरिमेंटल मेथड में कर रहे थे। तो बिहेवियर जो है डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है इसमें। फिर नेक्स्ट है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मतलब कोई केस है, क्लिनिकल मतलब यहाँ पे समझ लीजिए हॉस्पिटल की बात चल रही है, क्लिनिकल एरिया की बात चल रही है। तो यहाँ पर कोई केस है, उसका क्या पास्ट था, उसकी क्या हिस्ट्री है, तो केस हिस्ट्री मेथड। अब जैसे कई बार होता है ना, कोई डिसीज़ है, कोई मान लो कि सिजोफ्रेनिया का पेशेंट आया। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल जैसे डिप्रेशन मान लेते हैं, सिजोफ्रेनिया थोड़ा सा थर्ड ईयर में आप देखेंगे तो आइडिया नहीं मिलेगा। डिप्रेशन मान लो एक, आपको मालूम है क्या होता है। तो डिप्रेशन का कोई पर्सन है, पेशेंट है, हॉस्पिटल क्लिनिकल मेथड है ना। तो वो अगर हॉस्पिटल में आता है तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं उससे, अच्छा क्या करते हैं, जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं, घर में कौन कौन है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, कितने लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपकी पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ जो है वो कैसी चल रही है, या किसी रिलेशनशिप में तो वो कैसा चल रहा है। तो उस समय डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बारे में। हमको पता लगाना है कि वो डिप्रेशन में तो क्यों है। तो हमको डेटा मिल जाता है कि भाई डिप्रेशन के पीछे आजकल क्या कारण चल रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के पीछे क्या कारण है, आज क्या चल रहा है, उसके बारे में हमको आइडिया मिल जाता है। इट एम एट स्टडिंग द कॉज ऑफ पीपल्स एनजाइटी, फियर एंड पर्सनल माल एडजस्टमेंट। अब किसी कोई पर्सन है, उनकी एनजाइटी क्या है, बेचैनी है, बेचैन है किस बात से हैं, फियर किस बात का डर है उनको, पर्सनल माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट मतलब होता है कि कोई सिचुएशन है उसमें आप
सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन के थ्रू, है ना। तो वो भाई माल एडजस्टमेंट क्यों है, एनजाइटी क्यों हो रही है, फियर क्यों, डर डर किस बात का है उनको, क्यों है, और इन सब के पीछे क्या कारण है, इनके डर का, इनकी बेचैनी का, इनके माल एडजस्टमेंट का, उसका क्या कारण है, इसका पता लगाने के लिए अपन केस हिस्ट्री मेथड यूज़ करते हैं। रिलेवेंट डेटा इज कलेक्टेड टू नो अबाउट नेचर ऑफ द इंडिविजुअल एक्टिविटी, प्रॉब्लम्स, ओरिजिन एंड कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब डेटा कलेक्ट करते हैं हम उनका। डेटा कलेक्ट करने से मतलब यह है कि भाई पर्सन से हम हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारी जो परेशानियां हैं या जो प्रॉब्लम है, और ये कहाँ से शुरू हुई, कब तुमको लगा कि तुम डिप्रेस हो रहे हो या मानसिक रूप से परेशान हो रहे हो, कौन कौन चीज़ें हैं जो, या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो एग्रीवेट कर रही हैं आपके डिप्रेशन को, आपकी परेशानी को बढ़ाती हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनको करने से आपका डिप्रेशन कम होता है या आपको थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। तो वो सब डेटा हम कलेक्ट करते हैं पेशेंट से। In this technique, information is collected from the memory of the individual, his parent, member of his family, friends, teacher and all available record and reports। तो अब कोई पर्सन है जो डिप्रेशन, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन, है ना, ये सिर्फ डिप्रेशन का पता लगाने के लिए अपन केस हिस्ट्री मेथड यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल है। तो इस टेक्निक पे हमने क्या करा, अभी एग्जांपल लिया डिप्रेशन का। अब भाई डिप्रेशन है तो क्यों है, तो डेटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं हम किससे, मेमोरी ऑफ द इंडिविजुअल, उस पर्सन से पूछ लेते हैं पहले तो अपना सोच के बताता है कि यार ऐसी ऐसी बात है। उसके पेरेंट्स से हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसके फैमिली मेम्बर से हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, टीचर हैं, या जितने भी लोग उससे एसोसिएटेड हैं उनसे हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। या उसके कुछ पहले, अब ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि वो पहली बार हमारे पास आया दिखाने के लिए, हो सकता है पहले कहीं और भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, तो उसके जो भी पुराने रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है जो अवेलेबल है, उसका भी हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। दिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड द पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिसीज, ट्रीटमेंट ऑलरेडी टेकन, चेंजेस इफ एनी, लाइक इम्प्रूवमेंट, प्रेजेंट कंडीशन, कॉज, साइन, सिम्टम्स, etc। अब ये जो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालते हैं अपन, कहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं, एक तो जो उसको डिजीज़ है, बीमारी है, उसकी क्या पास्ट हिस्ट्री है, क्या ट्रीटमेंट वो ले चुका है, कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ उस ट्रीटमेंट लेने से, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट मिला या नहीं मिला, आज की कंडीशन क्या है, स्थिति कैसी है उसकी, क्या कारण है, क्या साइन है, क्या सिम्टम्स हैं। साइन मतलब होता है जो हमको दिखता है, सिम्टम्स मतलब जो पेशेंट हमको बताता है। अब जैसे कि किसी पर्सन को बुखार है, हम देख के थोड़ी पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को दर्द हो रहा है तो हमको देख के पता चल जाता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, है ना। तो साइन हो गए जो हमको दिखता है, सिम्टम्स जो हमको पेशेंट बताता है, तो साइन एंड सिम्टम्स में डिफरेंस होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ से पता लगा रहे हैं, उसकी जो बीमारी है उसकी क्या हिस्ट्री है, कब से है, क्या है क्या नहीं है, क्या ट्रीटमेंट वो ले चुका है, उस ट्रीटमेंट का कोई असर हुआ है नहीं हुआ है, आज उसकी स्थिति कैसी है, कंडीशन कैसी है, क्या कारण है इसकी बीमारी का, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल लेते हैं। अब इस क्लिनिकल और केस हिस्ट्री के क्या एडवांटेज या फ़ायदे हैं। केस हिस्ट्री विल गिव द क्लिनिशियन इंसाइट इनटू द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। अब ये केस हिस्ट्री मेथड से हमने पूरा डेटा निकाल लिया उसकी बीमारी का संबंधित जो भी चीज़ है, तो हमको मालूम चल जाता है कि ये बीमारी या ये परेशानी है, इसके पीछे क्या कारण है, ये क्यों हो रहा है, हमको कारण पता चलता है। कारण पता चलने से हम एक सॉल्यूशन का आइडिया लगा सकते हैं या मिल जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई स्मोकिंग से जितने भी ओरल कैंसर वाले पेशेंट अगर हमको मिलते हैं, जिनको माउथ कैंसर या ओरल कैंसर है, मुंह में कैंसर है, हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि भाई क्या हैबिट है, कोई बैड हैबिट है, मतलब हाँ स्मोकिंग करते हैं, कोई बोल रहा है हाँ गुटखा खाते हैं, है ना, ये जो अलग अलग फॉर्म जो भी चीज़ आती हैं निकोटीन वाली उनको यूज़ करते हैं। तो हमको मालूम चल गया ना कि ओरल कैंसर टोबैको से हो रहा है, मतलब जो गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं उनको भी हो रहा है, जो फूंक रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं उनको भी हो रहा है। तो हमको मालूम चल गया ना कि भाई निकोटीन या तंबाकू की वजह से कैंसर हो रहा है, ओरल कैंसर हो रहा है, ये हमको कॉज मालूम चल गया है ना, समझना है एग्जाम्पल को। अब प्रॉब्लम का कारण समझ में आ गया कि भाई तंबाकू की वजह से कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है, एंड सजेस्ट पॉसिबल भी सॉल्यूशन। तो अब हमको एक सॉल्यूशन मिल गया ना, तंबाकू मत खाओ,
तंबाकू छोड़ने के कुछ तरीके होते हैं, उनको यूज़ करेंगे। तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता भाई, इनको तो प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आगे आने वाले जो लोग हैं, पर्सन हैं, उनकी हेल्थ के लिए हमको आइडिया मिल जाता है। इनको तो हम जितना हो सकता है उतना बताते हैं, समझाते हैं, इनकी जो प्रॉब्लम है आगे नहीं बढ़े ऐसी कोशिश करते हैं, ठीक पहले जैसा हो जाएं ये कोशिश करेंगे। लेकिन आने वाली जो और जनरेशन है उसके लिए भी हमको आइडिया मिल जाता है। केस स्टडीज कैन बी प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ आइडिया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर मेथड। तो केस स्टडी से हमको एक और आइडिया मिल जाता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन को किस दिशा में आगे बढ़ाना है या क्या तरीके और हमको यूज़ करना है। नुकसान है, द केस हिस्ट्री मेथड डिपेंड लार्जली ऑन मेमोरी ऑफ इंसिडेंट विच मे हैव बीन ऑब्जर्व्ड इनएक्यूरेटली। अब ये जो केस हिस्ट्री मेथड है ये लोगों की मेमोरी पर डिपेंड करता है कि उनको कितना याद है। तो हो सकता है कि वो भूल गए हों या कुछ इन्फॉर्मेशन मिसमैच कर गई हो, दो घटनाओं को एक साथ जोड़ दिया हो, तो हमको एग्जैक्ट डेटा ना मिल पाए। फिर लास्ट मेथड है जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है हमको इस पूरी क्लास में कि हम मेथड ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, और मेथड ऑफ साइकोलॉजी मतलब क्या हुआ, बिहेवियर को स्टडी करने के कुछ मेथड, जिनमें से अब ये लास्ट है जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। अब इसमें डेवलपमेंटल मेथड में अब बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं ना, सारे जो मेथड्स हैं उसमें हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब इस मेथड में क्या हो रहा है, हमको बिहेवियर स्टडी करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या समझते हैं कि इनका जो डेवलपमेंटल फेज़ था बर्थ से लेके अभी तक का, ये किन सिचुएशन में, किस एनवायरनमेंट में ये इनका डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसका असर पड़ा है इनके बिहेवियर पे, वो पता लगाते हैं अपन। Psychologists study not only the behavior of an individual at a particular time but also his development from birth to death। मतलब साइकोलॉजिस्ट क्या है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम में किसी का बिहेवियर स्टडी नहीं करते हैं, ये उसका जो डेवलपमेंट रहा बर्थ से लेकर डेथ तक का, उसको भी स्टडी करते हैं कि भाई इसका जो डेवलपमेंटल सिचुएशन रही या जो एनवायरनमेंट रहा या कंडीशन में इनका डेवलपमेंट हुआ है उसका इनके बिहेवियर पर क्या असर पड़ा है, उसका पता लगाते हैं अपन। The influence of heredity and environment condition favorable and unfavorable for normal and abnormal behavior। अब कोई पर्सन का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो उसके पीछे किस चीज़ का प्रभाव रहा, हेरिडिटी का यानी आनुवंशिकता का, किस एनवायरनमेंट में उसका डेवलपमेंट हुआ है उसका, कंडीशन फेवरेबल थी या अनफेवरेबल थी। फेवरेबल मतलब जैसे कोई बच्चा है, उसके माता पिता हैं सक्षम हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब चीज़ उसकी पूरी कर रहे हैं। वहीं पे आप देखेंगे कुछ बच्चे आजकल क्या हमेशा से ही कुछ बच्चे अपना घर चलाने के लिए मतलब स्कूल भी जाते हैं, फिर शाम को ठेला लगा रहे हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ बेच रहे हैं। तो लाइफ हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती है, तो कंडीशन फेवरेबल थी या अनफेवरेबल थी, तो उसके जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है, जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, उसके पीछे क्या कारण रहा, आनुवंशिकता रही, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी रही, फेवरेबल थी, फेवर में थी या फेवर में नहीं थी, उसका हम पता लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग बिहेवियर ऑफ एन एडल्ट द स्टडी विल स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। अगर किसी का हमको लर्निंग बिहेवियर पता लगाना है कोई एडल्ट का, तो हम उसके चाइल्डहुड या उसके एडोलेसेंट या उसकी जो किशोरावस्था होती है वहाँ से उसके बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं, तभी हम पता लगा पाते हैं कि ये इसका आज लर्निंग बिहेवियर, सीखने की इच्छा इतनी ज़्यादा है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे पता एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ऑब्जर्वेशन करना आप, कि ऐसे बच्चे जिनके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जोर ही नहीं लगाते हैं, एफर्ट ही नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके पास तो उनको लगता है सब कुछ है, मेरे पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे ना कुछ बच्चे जिनको जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं लाइफ में, ज़्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, या स्पोर्ट्स मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं, बड़े स्टडी में है या स्पोर्ट्स में है, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, उनको बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए है, बेसिक चीज़ें चाहिए, घर चाहिए है, गाड़ी चाहिए है, आगे बढ़ना है, रिकॉग्निशन चाहिए है, अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं।
है ना। तो आज कोई सक्सेसफुल है, आप देखना मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग जितने भी हैं ना वो ऐसे ही रहते हैं, वो कोई बहुत बड़े घरों से नहीं आए हुए हैं, वो बहुत छोटे घरों से और डिप्राइव्ड फैमिली से आए हुए हैं जिनके पास बेसिक चीज़ें नहीं थी, तो वो उनको आगे बढ़ने का उनके अंदर जुनून था, है ना। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, किसी का लर्निंग बिहेवियर है तो वो इतना सक्सेसफुल या इतना आगे बढ़ने का या इतना ज़्यादा हमेशा काम के बारे में क्यों सोचता है, आगे बढ़ने के बारे में क्यों सोचता है, तो वो पता लगाने के लिए अपन उसका एडोलसेंट या उसका बचपन उसके बारे में स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई बचपन में इतना परेशान थे, पुअर कंडीशन थी घर की फैमिली की, तो इस वजह से आज ये इतना एक्टिव हैं। मेरिट क्या फ़ायदे हैं? दिस इज़ मोर यूजफुल मेथड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेरिडिटी और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। ये बहुत यूजफुल मेथड है अगर हमको बिहेवियर का पता लगाना है कि एनवायरनमेंट का या हेरिडिटी का हमारे बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है। नुकसान, दिस मेथड इज़ रिक्वायर्ड मोर टाइम एनर्जी। अब फिर वही चीज़ है, क्योंकि हमको किसी पर्सन के चाइल्डहुड के बारे में, एडोलेसेंट के बारे में पता लगाना है, तो कहाँ पे चाइल्डहुड था, कहाँ पे उनकी किशोरावस्था बीती है, उनका घर परिवार कैसा था, वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पे फिर आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, तो टाइम एनर्जी पैसा लगेगा इसमें। तो हमने मेथड ऑफ साइकोलॉजी को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट।